नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पीयूषम भाग 2 का 10वें वर्ग का संस्कृत का दूसरा अध्याय। और आप देखेंगे यहाँ पर लाइन बाय लाइन व्याख्या देखेंगे, उसके शब्दों का अर्थ देखेंगे और सरलार्थ देखेंगे। बोर्ड के जितने भी प्रश्न आएंगे आप देखेंगे कि इसी से आएंगे, आपका इससे अलग कुछ नहीं आएंगे। जो 4 या 5 नंबर का जो प्रश्न आने हैं बोर्ड का, प्रत्येक अध्याय से जो निर्धारित है, इससे अलग आपका कुछ नहीं आने वाला है पाठ्य पुस्तक से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके इस अध्याय को, दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, अर्थात पटना का वैभव। वैभव का मतलब आप लोग समझते हैं। वैभव का मतलब होता है शान, तेज, राज प्रताप होता है, समृद्धि होती है, धन दौलत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी भूमिका से चालू करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आपका भूमिका दिया गया है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य, जहाँ पर आप लोग देखेंगे स्य रहेगा, उसका मतलब होगा का की के। ये षष्ठी विभक्ति का अंतिम में लगने वाला प्रत्यय जैसा है। तो देखिए बिहार राज्यस्य मतलब बिहार राज्य की, राजधानी नगरम, राजधानी नगर अर्थात राजधानी, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र पटना, सर्वेषु कालेषु, जहाँ पर देखेंगे आप शु, ये बहुवचन में होगा सप्तमी का, इसका मतलब होगा में या पर। सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु सभी, कालेषु माने समयों में। महत्वम आधार्यत, यहाँ पर 2 शब्द है, महत्वम है और आधार्यत। आप यहाँ पर संधि विच्छेद भी देखेंगे ताकि आपके परीक्षा की दृष्टि से वो भी आपके लिए उपयोगी हो और आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। महत्वम आधार्यत, महत्व को धारण किए हुए है। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए है। मतलब हमेशा इसका विशेष महत्व रहा है, चाहे पौराणिक काल हो, मध्यकाल हो या वर्तमान काल हो। अस्य इतिहास है, यहाँ पर भी 2 शब्द है, अस्य है और इतिहास है। अस्या का मतलब होता है इसका, इतिहास है इतिहास, इसका इतिहास। यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द हैं, संधि होने से बहुत सारे शब्द एक साथ मिल करके उसका बड़ा अलग तरीका सा अर्थ की व्युत्पत्ति करता है। इसको हम लोग देखें कौन कौन सारे शब्द हैं। स है, अर्ध है, सहस्त्र है, द्वय है, वर्ष और परिमित है। इतने सारे शब्द हैं इसके साथ। कहेंगे अस्य इतिहास है, इसका इतिहास। स का मतलब होता है 7, अर्ध माने आधा 7, सहस्त्र हजार, द्वय माने 2000 और आधा 1000, कहने का मतलब 2500। वर्ष परिमित मतलब कि 2000 और फिर उसका आधा 2500 वर्ष परिमित तक का है। वर्तते का मतलब होता है, इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। कई कई प्रश्न आता है, बहुत बार बोर्ड में आया है आपके, कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो आप लिखेंगे उसमें 2500 वर्ष पुराना है या 2500 वर्ष पुराना है।
अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ पर भी दो शब्द है, ध्यान है और आकर्षकम है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और जो आच होता है उसका बाद में प्रयोग होता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में ये जो च होता है इसका अर्थ यहाँ आकर के बतलाया जाता है। तो यह कि इस यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेषण ध्यानाकर्षकम, विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है या विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करने वाला है। कहने का मतलब यह केंद्र रहा है पटना धार्मिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का और औद्योगिक क्षेत्र का। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे बाद में कि शिक्षा का क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वैदेशिका, विदेशी, यात्रीण, यात्री लोग, विदेशी जो यात्री लोग हैं कौन कौन? मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृतया। प्रभृतया का मतलब होता है इत्यादि। पाटलिपुत्र से, देखिए स्या आ गया, स्या का मतलब होता है काकी के। पाटलिपुत्र का वर्णनम, वर्णन, स्व स्व, स्व स्व मतलब अपने अपने, स्व का मतलब होता है अपने, स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु। तो देखिए यहाँ पर शु आया, शु का मतलब होता है मैं। संस्मरण ग्रंथों में चक्रु, चक्रु मने किया है, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। ये सारे तीर्थयात्री लोग भारत आए, पाटलिपुत्र का भ्रमण किया और पाटलिपुत्र में अपने जो संस्मरण ग्रंथ हैं, ये साहित्य की एक विधा है, गद्य साहित्य की संस्मरण। तो विदेशी की यात्री जो थे, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृति इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। प्रश्न आपका इस तरह से बनता है कि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में कौन कौन से तीर्थयात्रियों ने किया है। 2 नंबर का प्रश्न आता है तो इसमें आप उत्तर देंगे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि तीर्थयात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। समझ में आ रही है बातें? पाठे अस्मिन, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, पाठे है और अस्मिन है। यहाँ पर छूट गया है, विकारी है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र का वैभव देखिए यहाँ पर ष्य है। पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य सरल सा छोटा सा परिचयो वर्तते, परिचय है। ये जो पाठ है उसमें पाटलिपुत्र का बड़ा ही एक सरल सा सामान्य सा यहाँ पर परिचय है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं परिचय को। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोग को बेहतर तरीका से, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनेषु, प्राचीन देखिए यहाँ पर फिर शु आया, शु का मतलब में होता है यहाँ पर। प्राचीनेषु भारतीयेषु, यहाँ पर भी देखिए 2 शब्द हैं, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नगरेषु और अन्यतमम। अन्यतम तमम का मतलब होता है एक तमम, मतलब एक या अद्वितीय। नगरेषु नगरों में। पाटलिपुत्रम, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, पाटलिपुत्रम और अनुगंगम। पाटलिपुत्रम है और अनुगंगम है। पाटलिपुत्र, पुत्रम, अनुगंगम। अनुगंगम का मतलब होता है किनारे, निकट। अनुगंगम का मतलब होता है निकट, गंगा के निकट। बसत विचित्रम, यहाँ पर भी 2 शब्द है, बसत और विचित्रम। बड़ा विचित्र, बस रहने वाला, बसने वाला, स्थित। महानगरम, महानगरम बभुव, हुआ
या था। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम एक या अद्वितीय पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, गंगा के अनुगंगम निकट, गंगा के निकट बसत विचित्रम, बसने वाला विचित्र महानगरम बभूव, महानगर था या महानगर हुआ। समझ रहे हैं आप? आशा आप लोग समझ रहे होंगे बेहतर तरीका से। दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्त नाम कवि, एक कवि हुए जिनका नाम था दामोदर गुप्त। इस नाम को आप याद रखेंगे, दामोदर गुप्त कवि। कुटनिम ताख्ये, दो शब्द यहां पर है, कुटनीमत और आख्ये। कुटनी मत और आख्ये। आख्ये का मतलब होता है नामक। यहां पर देखिए, जहां पर भी देखिएगा आप देखेंगे ए रहेगा, उसका मतलब होता है में। ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, में या पर। कुटनिम ताख्य में, कुटनी नामक में, कुटनी नामक में क्या? काव्य। कुटनिम, कुटनीमत नामक काव्य में कथ्यति मने कहते हैं। दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमत नामक काव्य में कहते हैं। प्रश्न आपका इससे दामोदर गुप्त से ऐसे आता है कि दामोदर गुप्त ने कौन से काव्य की रचना की? तो आप लोग कहेंगे कुटनीमत। समझ रहे हैं? दामोदर गुप्त ने कौन से काव्य की रचना की? तो आपको उत्तर जो चुनाव करना है वह सही उत्तर होगा कुटनीमत। कुटनीमत या फिर ऐसा रहेगा कुटनीमतः या कुटनीमतम आ जाएगा। ये इस रूप में ये रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने दामोदर गुप्त जो कवि है अपने काव्य में कुटनीमत जो है उसमें क्या कहते हैं इस पाटलिपुत्र के बारे में। अस्ति, अस्ति का मतलब है। महितल तिलकम, यहाँ पर दो शब्द हैं, ऐसे तो तीन शब्द हैं। मही है, फिर तल है और उसके बाद तिलकम है। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी तल का तिलक। आप लोग देखते होंगे, जानते भी हैं कि जो तिलक है अर्थात जो टीका है वो ललाट पर लगाया जाता है और ललाट व्यक्ति के सबसे ऊपर होता है, कहने का मतलब श्रेष्ठ होता है। और जो श्रेष्ठ में भी जो श्रेष्ठ है वो है तिलक, कारण कि तिलक जो है शुभ का प्रतीक है और व्यक्ति को जो उसकी सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो व्यक्तित्व है उसको निखारता है। तो निश्चित रूप से जो तिलक है वो श्रेष्ठ होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र है वो क्या है? महितल का तिलक है, पृथ्वी तल का, पृथ्वी का, इस दुनिया का तिलक है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल गृहम, यहाँ पर भी दो तीन शब्द हैं, सरस्वती कुल और गृहम। सरस्वती के कुल का, सरस्वती के खानदान का, सरस्वती के परिवार का घर है। कुल वंश परिवार, गृहम घर, महानगरम, यह जो महानगर है पृथ्वी तल का, इस धरती का तिलक है और सरस्वती कुल का घर है। सरस्वती कुल कहने का मतलब हो गया कि विद्वानों की नगरी है। यहाँ बहुत सारे विद्वान हुए, पाणिनि हुए, पतंजलि हुए, ब्याडी हुए, आर्यभट्ट हुए, बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ पर पैदा हुए। इसीलिए इसको कहा जाता है सरस्वती कुल गृह। नामना नामक पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नामक महानगर इस पृथ्वी तल का तिलक है और सरस्वती कुल का घर है। परिभूत पुरंदर स्थानम, यहाँ पर परिभूत मतलब कि हुआ, पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, स्थानम माने स्थान, पुरंदर का स्थान, इंद्र का स्थान कहने का मतलब इंद्रलोक, स्वर्गलोक। तो इसका मतलब परिभूत हुआ
पुरंदरपुर स्थानम, ये जो नगर था इंद्रलोक के जैसा था, स्वर्ग के जैसा था, उसके जैसा हुआ। परिभूत का मतलब हुआ, तो इसको अगर कहेंगे तो इस तरह से कहेंगे कि पाटलिपुत्र नामक महानगर इस पृथ्वी तल का तिलक है और सरस्वती कुल का घर है। कहने का मतलब विद्वानों का घर है, और यह कैसा है? इंद्रलोक के जैसा है, स्वर्ग के जैसा है। इससे प्रश्न ऐसा आता है, बहुत बार आया है कि पृथ्वी तल का तिलक कौन है, महितल का तिलक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे पटना या पाटलिपुत्र कहेंगे। फिर पूछा जा सकता है कि सरस्वती कुल का गृह कौन है? तो इसका भी उत्तर वही होगा, पाटलिपुत्र होगा। आपको यह पूछा जा सकता है कि पुरंदरपुर स्थानम कौन है, स्वर्ग के जैसा कौन है इस पृथ्वी पर नगर? तो आप क्या कहेंगे? पटना कहेंगे। इसका भी उत्तर पटना ही होगा। आप लोग सही एकदम समझ रहे हैं, सही उत्तर दिए आप लोग। आगे बढ़ते हम। इतिहास, देखिए यहाँ पर फिर ए आया है। ए का मतलब होता है में या पर। इतिहास, इतिहास में शुरुआते सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है। यत, यत का मतलब होता है कि। गंगाया तीरे, यहां पर भी दो शब्द है, गंगाया और तीरे। गंगाया और तीरे दोनों जुड़ा हुआ है संधि के द्वारा। गंगाया, गंगा के तीरे माने तट पर। तीरे देखिए फिर ए आया, इसका मतलब पर हो गया। गंगा के तट पर बुद्ध काले, देखिए ए आया में, बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में पाटली ग्राम अवस्थित आसित। आसित का मतलब होता है था। पाटली ग्राम स्थित था। फिर से देख लेते हैं एक बार। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर या गंगा के तीर पर बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था। प्रश्न इससे भी बनता है, बहुत बार प्रश्न आए भी हैं कि बुद्ध के समय में पाटली ग्राम कहाँ स्थित था? तो गंगा के किनारे। यहां पर आगे और देखिए, यत्र च, यत्र का मतलब होता है जहां, और जहां। जो च होगा यहां पर इसका अर्थ करेंगे और जहां भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध बहुकृत्व है, बहुत बार, अनेक बार। बहुकृत्व है, बहुत बार, अनेक बार। समागतः माने आए थे। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। प्रश्न इससे भी किया जाता है कि भगवान बुद्ध कहाँ अनेक बार आए थे? पाटलिपुत्र आए थे। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, मुझे पता है। तेन कथितम आसित, तेन उनके द्वारा, किनके द्वारा? बुद्ध के द्वारा। तेन कथितम, यहां पर भी दो शब्द हैं, कथितम है और आसित। तेन कथितम और आसित, यहां पर भी दो शब्द है, ग्रामो और अयम। तेन उनके द्वारा, कथितम कहा गया, आसित था, उनके द्वारा कहा गया था कि ग्रामोयम, यह गांव, उनके द्वारा क्या कहा गया था कि यह गांव महानगरम भविष्यति, क्या होगा? महानगर होगा। भविष्यति का मतलब होता है होगा। यह नगर महानगर होगा, बड़ा, बहुत बड़ा नगर होगा। और आज आप लोग जान रहे हैं कि पटना का विकास बहुत तेजी से हो रहा है हर क्षेत्र में, चाहे उसकी लंबाई चौड़ाई का विस्तार हो या ज्ञान का विस्तार हो या उद्योग धंधों का विस्तार हो, हर क्षेत्र में पटना का दिनों दिन बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। प्रश्न ये आ सकता है कि किनके द्वारा कहा गया था कि पटना एक दिन महानगर होगा? तो आप क्या कहेंगे? भगवान बुद्ध के द्वारा। सही उत्तर दिया आपने।
तेन कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य, देखिए फिर यहाँ पर स्य आया, कलह का, अग्निदाह दाहस्य, अग्निदाह का कहने का मतलब आग लगने का, जलपुरस्य, जलपुरस्य का कहने का मतलब बाढ़ का, जल पूरह से माने जल के पूरा आने का कहने का मतलब बाढ़ होने का, च और भयात, भयात जहाँ पर त रहेगा आत रहेगा और एक वचन पुलिंग रहेगा, वहाँ पर आत का मतलब होता है से, पंचमी व्यक्ति में होता है। भय से सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, सर्वदा यहाँ पर दो शब्द हैं, सर्वदा है और आक्रांतम है। सर्वदा आक्रांत रहे होगा, भविष्यति होगा। लेकिन यह जो नगर है पटना, वो क्या होगा, कलह से, लड़ाई झगड़ा से, अग्निदाह से, आग लगने से, आग लगने का, जलपुरस्य और बाढ़ का, भय से सदा आक्रांत होगा, हमेशा भयभीत होगा। बुद्ध ने क्या कहा था पटना के बारे में? पटना के बारे में ये कहा था, प्रश्न आ सकता है कि बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? तो बुद्ध ने पटना के बारे में ये कहा था कि पटना एक दिन महानगर होगा, लेकिन एक कलह से, आग लगने से और बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत होगा, भयभीत होगा। कहने का मतलब इन सारे चीज़ों का हमेशा यहाँ पर ये सारी जो घटनाएं हैं वो घटती रहेगी। और देख रहे हैं कि उनकी जो वाणी है कहीं ना कहीं वो सत्य प्रतीत होता हुआ आज दिखता है। कालांतरेण माने समय बदलने के साथ साथ कालांतर में, जिसने जैसे समय बदला उस तरह से। पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, पाटलिपुत्रम और इति कथिता माने कहा गया। समय बीतने के साथ साथ, समय बीतता गया या कालांतर में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। इति का मतलब होता ऐसा। पाटलीग्राम को ही क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। प्रश्न आ सकता है आपका यह भी कि पाटलीग्राम को क्या कहा जाता है या बाद में उसका नाम क्या पड़ा? तो पाटलीग्राम का नाम बाद में पाटलिपुत्र हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य, यहाँ पर भी देखिए चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के काले, काले ए आया, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्या नगरस्य, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा और इसकी सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत। यहाँ पर भी दो तीन शब्द हैं, अति है, उत्कृष्टा है, आसित है और इति है। ये शब्द च अति उत्कृष्टा आसित, यूनान राजदूत है, यूनान का राजदूत, शायद यहाँ पर छूट गया है, मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अपने संस्मरण में निरूपित करते हैं। जो उनका जो संस्मरण ग्रंथ है उसमें इस बात को का जिक्र करते हैं। कौन जिक्र करते हैं? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। चलिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्या नगरस्य, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसित, बहुत ही उत्कृष्ट था। अति बहुत उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या बेहतर, उत्तम, आसित था, इति ऐसा,
यूनान राजदूत, यूनानी राजदूत होगा यहाँ, यूनानी राजदूत है मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अपने संस्मरण में उसको निरूपित करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। समझ में आई होगी बातें बेहतर तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्य नगरस्य, इस नगर का, स्य फिर आया देखिए काकी के, वैभवम वैभव, प्रियदर्शिन, प्रियदर्शिन प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो उसके लिए कहा जाता है प्रियदर्शी। अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी, एक उपनाम उनका है प्रियदर्शी अशोक का। प्रियदर्शिन अशोकस्य, प्रियदर्शी अशोक के समय मैंने समय में सुतराम समृद्धम, बहुत ही समृद्ध था। प्रश्न इससे आता है कि अशोक का उपनाम क्या था, तो आप कहेंगे प्रियदर्शी। या प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अशोक को। ये भी आता है कि किनके समय में पटना नगर का जो वैभव था बहुत ही समृद्ध था, तो इसका उत्तर भी होगा अशोक के समय। यहाँ पर एक प्रश्न बार बार आता है कि किसके शासन काल में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो किसको कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। या ऐसा ही प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था कैसी थी, तो इसका उत्तर क्या होगा, बहुत ही उत्कृष्ट था। विश्वास है आप लोग बेहतर समझे होंगे। चलिए अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। बहुकालम, बहुकालम माने बहुत समय तक, बहुकालम का मतलब हो गया बहुत समय तक। पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का, हाँ सही समझे इस बार आप, पाटलिपुत्र का प्राचीना, प्राचीन पुराना, सरस्वती परंपरा, सरस्वती की परंपरा कहने का मतलब विद्वानों की परंपरा, बहुत सारे विद्वान रहे यहाँ पर, ज्ञानी लोग रहे। प्रावर्तत माने रहा है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा रहा, मतलब विद्वानों का यहाँ पर केंद्र रहा, विद्वानों का यहाँ पर स्थान रहा है। इति ऐसा राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। स्व का मतलब हो गया आप, अपने, काव्य, काव्य, मीमांसा उनके पुस्तक का नाम है, नाम के, नाम के एक अलग हो गया, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा, उनके पुस्तक जो है वो कवियों की शिक्षा देने वाली ऐसे कुछ है, कवि शिक्षा प्रमुखे, प्रमुख ग्रंथ में, यहाँ पर भी देखिए ए है, ए का मतलब में सादरम स्मृति, माने आदर के साथ स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं। इसको देखते हैं फिर। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य, बहुत समय तक पाटलिपुत्र का पुराना सरस्वती परंपरा रहा है। इति ऐसा राजशेखर जो कवि हैं वो अपने काव्य मीमांसा, उनकी पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे, कवि की शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, आदर के साथ स्मरण करते हैं। प्रश्न इससे आता है कि राजशेखर के द्वारा रचित काव्य का क्या नाम है, पुस्तक का क्या नाम है, तो आप लिखेंगे काव्य मीमांसा। क्या लिखेंगे, काव्य मीमांसा। सही समझ रहे हो आप। काव्य मीमांसा में क्या स्मरण करते हैं, क्या याद करते हैं पटना के बारे में, यहाँ पर देखें। अत्रो, यहाँ पर भी देखिए कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। अत्रो, अत्र, उपवर्ष, उपवर्ष, वर्ष, यह पाणिनि, पिंगला, पाणिनि
पिंगला इह ब्याडी बररुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यातिम उपजंगमु ख्यातिम उपजगमु। देखिए यहाँ उपवर्ष वर्षों माने वर्षों तक, काफी दिनों तक, यह माने यहाँ, पाणिनि पतंजलि पाणिनि पिंगल, यहाँ पर देखिए पाणिनि और पिंगल रहने के कारण यहाँ पर द्विवचन हो गया है। बालका बालका पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीका से यहाँ पर पिंगला हो गया, चूंकि दो के लिए आया है, पाणिनि के लिए आया और पिंगल के लिए आया है, इसलिए हो गया पाणिनि और पिंगल। यह माने यहाँ, पाणिनि पिंगल ब्याडी बररुचि पतंजलि यह यहाँ परीक्षित माने जांचे गए, उनकी परीक्षा हुई, टेस्ट हुआ। ख्यातिम प्रसिद्धि, उपजगमु प्राप्त किए, यहाँ पर ख्याति प्राप्त किए, प्रसिद्धि प्राप्त किए। देखिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी ना, तब तक आपको ख्याति नहीं मिलेगी। ख्याति प्राप्त करने के लिए हम लोग टेस्ट देते हैं, परीक्षित होते हैं, तभी हमें प्रसिद्धि मिलती है। यहाँ पर शस्त्रार्थ हुआ करते थे इन विद्वानों का, और शस्त्रार्थ में उनकी जीत होती थी तब उन्हें ख्याति मिलती थी। जैसे किसी प्रतियोगिता में देखे होंगे, जो विजेता होता है उसकी काफ़ी प्रसिद्धि होती है, तो उसी तरह से विद्वानों का भी शास्त्रार्थ होता था, जो जीतता था उसकी काफ़ी प्रसिद्धि मिलती थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे विद्वान हुए और उन विद्वानों ने परीक्षा दिया, उनको वो जांचे गए और जांचने के बाद वो विजय हुए और प्रसिद्धि को प्राप्त किए, ख्याति को प्राप्त किए। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। यहाँ वर्षों वर्ष तक, काफ़ी वर्षों तक पाणिनि पिंगल ब्याडी बररुचि पतंजलि परीक्षित हुए और ख्याति को प्राप्त किए। समझ गए होंगे आप इसको बेहतर तरीका से। प्रश्न कभी कभी आता है, इससे 2 नंबर का प्रश्न, कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में, जो कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किस तरह से किया है यहाँ के विद्वानों का। तो कहेंगे आप कि पाटलिपुत्र वर्षों वर्ष तक, काफ़ी दिनों तक सरस्वती का या विद्या का केंद्र रहा। यहाँ पर पाणिनि पिंगल ब्याडी बररुचि इत्यादि विद्वान यही निवास किए, यहाँ पर आकर काफ़ी दिनों तक रहे और इनकी परीक्षा हुई, ये परीक्षित हुए और परीक्षित होने के बाद ये ख्याति को प्राप्त किए। तो इस तरह से विद्वानों के बारे में उन्होंने अपने काव्य मीमांसा में कहा है। चलिए आगे देखते हैं, बात को समझ गए? धन्यवाद। कतिपयेषु, कतिपयेषु माने कुछ, कतिपय का मतलब होता है कुछ, पयेषु यहाँ पर फिर देख लीजिए सप्तमी विभक्ति है, शु में का मतलब में या पर होता है, ये आपका विशेषण है, ये विशेष शब्द है, इसके साथ जुड़ा हुआ दोनों देख रहे हैं यहाँ पर सभी का जो विभक्तियां हैं सेम है और वचन भी सेम है, बहुवचन में सप्तमी विभक्ति का है। कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, पुराने संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु और पुराणों में, जो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं जो पुराण हैं, उन पुराणों में पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का नामांतरम मतलब बदला हुआ नाम या एक नाम, पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, पुष्पपुर या कुसुमपुर, बा का मतलब होता अथवा या कुसुमपुर, यहाँ पर भी देखिए वा जो आता है बाद में आता है, या बा का जो अर्थ होगा वा का यहाँ पर होगा, लेकिन संस्कृत का की जब बात आती है तो वा का जो प्रयोग करते हैं वो बाद में करते हैं। जैसे राम
अथवा श्याम जाता है। तो हम लोग इसका अनुवाद क्या करेंगे? रामः श्यामः वा गच्छति। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक जाता है। तो वा का जो प्रयोग होगा बाद में होगा, लेकिन हिंदी में जब इसका अर्थ करेंगे तो यहाँ पर ला करके अर्थ करेंगे राम अथवा श्याम जाता है, राम या श्याम जाता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं उसी तरीका से कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में जो पुराण है, हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। आप लोग को सब पता है पहले से, बहुत अच्छी बात है। पाटलिपुत्र का जो बदला हुआ नाम है या जो दूसरा नाम है वह है पुष्पुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराण आदि में पाटलिपुत्र का जो बदला हुआ नाम है पुष्पुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होते हैं। समझ गए होंगे। अनेन ज्ञायते, अनेन का मतलब होता है इससे, इससे ज्ञायते माने पता चलता है, इससे ज्ञात होता है। यत् की नगरस्यास्य, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, नगरस्य और अस्य। इस नगर के समीप में पुष्पानाम फूलों का बहुलम उत्पादनम, बहुलम माने बहुत, बहुलम का मतलब हो गया बहुत, उत्पादन भवति अस्म होता था। यहाँ पर फूलों का बहुत अधिक क्या होता था? उत्पादन। इससे पता चलता है, किससे पता चलता है? चूंकि इसका नाम था पुष्पुर अथवा कुसुमपुर। पुष्प या कुसुम का मतलब होता है फूल, आपको पता है। तो पुष्पुर और कुसुमपुर नाम है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फूल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। कहाँ पर? हाँ, पाटलिपुत्र में। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि पुराण आदि में या संस्कृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का कौन सा नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? तो आप कहेंगे पुष्पुर या कुसुमपुर। परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ये। चूंकि इसका नाम पुष्पुर या कुसुमपुर है, इससे क्या पता चलता है? पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर अथवा कुसुमपुर होने से पाटलिपुत्र के बारे में क्या पता चलता है? तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो क्या कहेंगे कि इससे पता चलता है कि पटना नगर के आसपास फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। बातें समझ में आ रही है बेहतर तरीका से? चलिए हम लोग देखते हैं इस तरफ से आगे। पाटलिपुत्रमिति, यहाँ पर भी दो शब्द है, पाटलिपुत्रम और इति है। पाटलिपुत्र इति मतलब यह, पाटलिपुत्र यह शब्दों अपि, दो हैं शब्दों, शब्द और अपि। पाटलिपुत्र शब्द भी, आप लोग को पता होगा अपि का मतलब होता है भी। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पानाम, यहाँ पर पाटल पुष्पानाम षष्ठी का बहुवचन में है। पाटल के पुष्पों की, फूलों की पुतलिका रचनाम आश्रित्य, पुतलिका रचना कहने का मतलब, पुतलिका रचना का मतलब है पंखुड़ियों, पंखुड़ियां। पाटल पुष्पों की जो पंखुड़ियां हैं, रचनाम आश्रित्य, रचना पर आश्रित, रचना पर आधारित, प्रचलित है, प्रचलित है। ये जो नाम है वह पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों की जो पंखुड़ियां हैं उस पे आश्रित हो करके प्रचलित है, प्रचलित हुआ है। शरत काले,
शरत काल में, यहाँ सप्तमी विभक्ति देख रहे हो, बताया था कि ए जहाँ रहेगा उसका मतलब होगा में, शू रहेगा वहाँ पर भी होगा में या पर होगा। शरत काल में नगरे अस्मिन, नगर और अस्मिन दो शब्द है, नगर नगरे, नगर में, अस्मिन इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव एक महोत्सव होता था बहुत पहले गुप्त शासन काल में। कौमुदी महोत्सव इति, यह ऐसा महान समारोह, बहुत बड़ा समारोह, गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित है, बहुत ही प्रचलित था। समझ रहे हैं? शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, यह या ऐसा महान समारोह गुप्त शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। कौमुदी, जिस तरह से आजकल दुर्गा पूजा होती है शरत काल में, उसी तरीका से उस समय गुप्त काल के समय एक महोत्सव होता था जिसको कहा जाता है कौमुदी महोत्सव। तत्र, कौमुदी महोत्सव में क्या होता था? तत्र, वहाँ सर्वे जना, वहाँ सारे लोग, बहुवचन है, जन है, जनो जन है, जनो जना, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न अभुवन, वहाँ सारे लोग आनंद मग्न होते थे। जब कौमुदी महोत्सव होता था ना, तो सारे लोग बड़ा आनंदित होते थे, बड़ा मस्ती से, बड़ा उसमें आनंद पूर्वक सारे लोग शामिल हुआ करते थे। संप्रति, संप्रति का मतलब होता आजकल, संप्रति का मतलब आजकल या इन दिनों, इस समय। दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश, ता मने वैसा, दृश्य मने वैसा ही, उसी के जैसा, एवं ही, एवं का मतलब होता ही, समारोह दृश्यते, देखा जाता है, देखा जाता है। आजकल या इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। इस अनुच्छेद से प्रश्न इस तरह से आता है कि पाटलिपुत्र जो शब्द है वो किस पे आश्रित है? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना पे आश्रित है, ये प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव बहुत ज्यादा प्रचलित था? तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? आप लिखेंगे कौमुदी महोत्सव। आप लोग सब समझ रहे होंगे। और कौमुदी महोत्सव में क्या होता? तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भुवन, वहां पर सारे लोग आनंद मग्न होते थे, खूब मजा करते थे, खूब मौज और मस्ती करते थे। काल चक्र बसात, काल चक्र बसात मतलब समय के परिवर्तन होने से, समय के परिवर्तन हो करके समय जैसे जैसे बदला, समय का परिवर्तन हुआ। यद्यपि मध्यकाल में समय परिवर्तन के होने से या समय के साथ साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम, वर्ष हो गया सहस्त्र, हजार, परिमितम तक, 1000 वर्षों में या 1000 वर्षों तक जीर्णताम अनुभूत, माने जीर्ण शीर्ण हो गया, उसकी हालत बुरी हो गई। जो मध्यकाल था उसमें समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि पाटलिपुत्र जर्जर अवस्था में आ गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, उसकी जो स्थिति थी बड़ा बदहाल स्थिति में पहुंच गया 1000 वर्षों में, मध्यकाल के। तस्य संकेत, ये जो जीर्ण शीर्ण हुआ इसका संकेत, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? यहाँ पर बताया गया है तस्य संकेत, उसका संकेत अनेकेशु, देखिए यहाँ पर फिर षष्ठी विभक्ति शु है,
सु का मतलब बताए थे कि जहाँ लगा हुआ रहेगा वहाँ पर में या पर हम लोग करते हैं उसका हिंदी में रूपांतरण। अनेकेषु अनेक साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, उसका जो वर्णन संकेत है अनेक साहित्य ग्रंथों में वो मिलता है। जैसे मुद्रा राक्षस है उसमें मिलता है। मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस एक नाटक है, बहुत ही खूबसूरत सा नाटक है। एक बहुत अच्छे नाटककार हैं संस्कृत के जिनका नाम है विशाख दत्त, और विशाख दत्त ने उस नाटक में ये वर्णन किया है कि किस तरीका से जो चंद्रगुप्त मौर्य है वहाँ के जो राजा हैं घनानंद, नंद वंश के, उसको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किस तरह से करते हैं चाणक्य के माध्यम से। इसमें बहुत बेहतर तरीका से वर्णन है। उस तरह की उस समय की जो तत्कालिक स्थिति थी पटना की, वो सारा का वर्णन है उस नाटक में, और बड़ा ही एक अलग तरीका का वो प्रयोग किए हैं इस नाटक में विशाख दत्त ने अपने नाटक मुद्रा राक्षस में। कभी आपको अगर समय मिला तो आपको जो दानवीर कर्ण है उसमें मैं नाटक के बारे में विशेष बात करूंगा, चूंकि मैं नाटक का विद्यार्थी रहा हूं तो इसके बारे में मैं आपसे विशेष बात करूंगा। आपको बड़ा ही उस पाठ को पढ़ने में मजा आएगा, तो कुछ दिन के बाद मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर है कि इसका जो संकेत है किस तरह से जीर्णशील हुआ, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षस है, यहाँ पर छूट गया है, मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, मुद्रा राक्षस आदि में उस तरह के संकेत मिलता है कि पाटलिपुत्र का मध्यकाल में बड़ा ही बुरी हालत थी, जीर्णशीर्ण स्थिति में पहुंच गया था। मुगल वंश काले, मुगल वंश के काल में, समय में, अस्या नगरस्य, इस नगरस्य, नगर का, जहां पर स्या रहेगा वहां पर करेंगे हम लोग का की क्या, का की के, अस्या नगरस्य, इस नगर का, समुद्धारो जाता, इस नगर का उद्धार हुआ। जब मुगल काल आया तब पटना का काफी विकास हुआ, उसका उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले, आंग्ल का मतलब अंग्रेज, शासन काले, अंग्रेजी शासन काल में च, और हम बताए थे कि च का प्रयोग बाद में होता है, हिंदी में इसको शुरू में इसका अर्थ करेंगे। और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता है। सुतराम माने अत्यधिक विकास हो जाता माने हुआ। और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत ही अधिक विकास हुआ। नगरम इदम, यहां पर भी दो शब्द हैं, नगरम और इदम शब्द है। इदम का मतलब होता है यह। इदम आप लोग देखेंगे कि इदम जो होता है, इदम होता है, यम होता है और अयम, तीनों का अर्थ यह होता है। लेकिन इदम जो होता है वो नपुंसक लिंग के लिए होता है, यम जो होता है स्त्रीलिंग के लिए होता है, और अयम जो होता है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे होंगे ही और सी जो आता है स्त्रीलिंग के लिए आता है, और ही जो आता है वो पुल्लिंग के लिए आता है। यहां पर देखिए फिर, नगरम इदम, यह नगर मध्यकाले, मध्यकाल में, बीच के समय में, एवं ही पटनेति नामना, यहां दो शब्द है, पटना और इति, नामना, नाम से, प्रसिद्धम अगात, प्रसिद्धि इसको मिली, प्रसिद्ध हुआ, अगात हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहने का मतलब है जब बीच का समय था
मुगलों का समय था, जो मध्यकाल था, लगभग उस काल में पाटलिपुत्र जो है वह पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न आ सकता है इसमें कि मुगल के इस नगर का जो उद्धार हुआ किसके शासनकाल में हुआ, तो हम लोग कहेंगे मुगल के शासनकाल में पटना का उद्धार हुआ। आगे प्रश्न आ सकता है कि पटना जो जीर्ण शीर्ण हुआ गया था उसका संकेत किन ग्रंथों में मिलता है, कौन सा नाटक में मिलता है, तो हम लोग कहेंगे मुद्रा राक्षस में मिलता है और अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। विश्वास है यहां तक आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अयम च और यह, अयम च और यह शब्द, यह जो शब्द है कौन सा शब्द, पटना शब्द। पत्तनम इति, यहां पर देखो इसको अगर विच्छेद करें, संधि विच्छेद, तो होगा पत्तनम और इति होगा। पत्तनम ऐसा शब्दात, यहां पर जहां पर ता होगा वहां पर हम पिछला बार आपको पाठ में बताया है कि जहां पर ता आत होगा वहां पर से हम लोग अर्थ करेंगे, आत। जैसे यहां पर है शब्दात माने शब्द से, पटना जो है वह पत्तन शब्द से निर्गत आया है, निर्गत हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो पत्तन शब्द से हुआ है। पत्तन क्या है, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आकर के रुकता है। आप लोग को पता है, बाखूबी जानते हैं आप लोग, जो पटना है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है और गंगा नदी से जल मार्ग से यातायात की सुविधा होती थी उस समय, नाव के द्वारा, जहाज के द्वारा, छोटे छोटे। तो इसीलिए उस जगह का नाम पत्तन से पटना हो गया। वहाँ पर पत्तन था, बंदरगाह था, और उसी के नाम प्रचलित होकर के धीरे धीरे मध्यकाल में पत्तन से पटना हो गया। नगरस्य पालिका देवी, एक तो कारण हो गया कि पत्तन से इसका निर्गत हुआ, इसकी व्युत्पत्ति हुई पटना का। दूसरा क्या है, नगरस्य, नगर की, पालिका देवी, नगर का पालन पोषण करने वाली देवी। पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, अद्यापि आज भी, अद्या और अपि, अद्यापि आज भी, पूज्यते माने पूजी जाती है। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आप लोग को पता होगा कि गुलजार बाग में शीतला मैया है और वो जो है उनका दूसरा नाम है पटन देवी। तो हम लोग बड़ा ही श्रद्धा से जा कर के उनका नमन करते हैं, और चूँकि पटन देवी पटना में है तो ऐसा लगता है विद्वानों को कि जो पटना की जो शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, हो सकता है पटन देवी जो है वहाँ उन्हीं शब्दों से हुआ है। तो ये दो कारण थे कि पटना की जो उत्पत्ति हुई है वो पत्तन शब्द से हुआ है या पटन देवी शब्द से हुआ है। संप्रति, संप्रति आजकल, इस समय, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, पटना नगरम, पाटलिपुत्र कहने का मतलब पटना नगर, अति विशालम वर्तते, पटना नगर बहुत ही विशाल है। बिहारस्य राजधानी चा अस्ति, यहाँ चा अस्ति दो शब्द है, च है और अस्ति है। अस्ति का मतलब होता है, च का मतलब और। संप्रति आजकल, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र मतलब पटना, अति विशालम वर्तते बहुत ही विशाल है, बिहारस्य राजधानी चा अस्ति और बिहार की राजधानी है। विदित है आप लोग को बहुत अच्छी तरह से कि बिहार जो है उसकी राजधानी पटना है। अनुदीनम माने दिन पर दिन, आए दिन, नगरस्य विस्तारम भवति, नगर का विस्तार हो रहा है, लगातार पटना नगर का विस्तार हो रहा है। दिनों दिन पटना जो नगर है वो काफ़ी बढ़ रहा है, चारों तरफ उसका विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तर श्याम दिशि गंगा, यहाँ पर भी अस्य उत्तर श्याम माने इसके
उत्तरस्याम माने उत्तर, दिशि माने दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती है, गंगा नदी बहती है। कभी कभी प्रश्न आता है कि गंगा नदी पटना के किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी पटना के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। प्रश्न ये भी आता है कि गंगा नदी पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम लोग कहेंगे पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को पहले से ये सारा कुछ पता होगा। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर, गांधी सेतुर नाम, यहाँ पर दो शब्द है, गांधी और सेतु तीन शब्द है नाम। गांधी सेतु नामक एशिया महादेशस्य, एशिया महादेश का दीर्घतम, दीर्घ में तमप प्रत्यय जुटने से तमप हो गया है। सुपरलेटिव डिग्री आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में। तो दीर्घतम माने सबसे बड़ा, सेतु पुल है, किंचा और कुछ, रेलयान सेतु अपि, रेलयान सेतु भी, जहां से रेल गुजरता है वो पुल भी निर्मीयमानो वर्तते, निर्माणाधीन है, उसका भी निर्माण हो रहा है। देखिए फिर से, तस्या ऊपरी, उसके ऊपर, गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल और कुछ रेल यान पुल भी निर्माणाधीन है या उसका निर्माण हो रहा है। आज आप लोग को पता होगा कि गांधी सेतु जो है वह एशिया का अब सबसे बड़ा पुल नहीं रह गया। अब सबसे बड़ा पुल जो है एशिया का वो धौला सादिया है। और ये धौला सादिया है, आपको मैं बता दूं कि यह असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है और इसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और उसके बीच की दूरी इससे काफ़ी कम हो गई है। दूसरी बात है कि चाइना के साथ जो हमारा संबंध है उस दृष्टिकोण से भी इसको बनाया गया है और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। तो अब धौला सादिया जो है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, सबसे लंबा पुल है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए और उसका ऑप्शन हो तो धौला सादिया नहीं होगा, आपका होगा तो गांधी सेतु ही होगा और उसमें आप गांधी सेतु ही मारेंगे, सही आंसर। समझ में आया होगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरे अस्मिन, यहाँ दो शब्द हैं, नगरे और अस्मिन, नगरे और अस्मिन। अस्मिन इस नगर में, इस नगर में उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट, उत्तम, बेहतर संग्रहालय, संग्रहालय है। इस नगर में क्या है? संग्रहालय, नाम सुने होंगे, म्यूजियम, जहाँ पर पुराने जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उन सारे चीज़ों को वहाँ पर रखा जाता है ताकि हमारी जो पीढ़ी हो वो उसका अवलोकन करे, उसको देखे और इस इतिहास के बारे में, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में जाने। आप भी कभी वहाँ पर संग्रहालय में जाएं और वहाँ पर देखें, उससे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होंगे आपके। नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, बहुत उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, सचिवालय है, सचिवालय जहाँ पर से देश का राजकाज होता है, सेक्रेटेरिएट, उसको कहते हैं सचिवालय। यहाँ पर सचिवालय है, गोल गृहम, गोल घर है जो कि जिसको कि अंग्रेजों ने बनाया था वहाँ पर गोदाम के लिए। तारामंडलम, तारामंडल है, प्लेनेटोरियम इसको बोलते हैं। जैविको उद्यानम, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग कभी गए होंगे या फिर नहीं गए हों तो जाकर के देखिए। मौर्यकालिका है, अवशेष मौर्यकालिक अवशेष मौर्यकाल का कुम्हरार में, और कुम्हरार में ही अगम कुआं है वहीं पर आसपास में, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार कर करके उसी कुआं में डाला था, उसके बाद फिर वो राजगद्दी पर बैठा था। फिर बाद में आप पढ़े होंगे अशोक के बारे में काफ़ी कि कलिंग का युद्ध हुआ,
वहाँ की जो राजकुमारी थी पद्मा के साथ इतना रक्तपात हुआ कि इनका जो मन था वो बदल गया और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और अंत में उस धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, अहिंसा के पुजारी हो गए वो। तो यहाँ मौर्य काली के अवशेष हैं पटना में, बड़ा ही दर्शनीय है, ऐतिहासिक जगह है वो कुम्हरार का। वहाँ पर अगम कुआं भी है, वहाँ पर भी आप जाकर के उसका अवलोकन और दर्शन कर सकते हैं। महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आप देखे होंगे जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, बगल में बड़ा ही भव्य बना हुआ है महावीर मंदिर। बड़ा ही श्रद्धालु लोग वहाँ पर जा करके अपने मनोकामना की मांग करते हैं, पूर्ति की। एक इतेते, इति जोड़ एते, ये सब दर्शनीय संति, ये सब दर्शनीय है, देखने लायक है। आप वहाँ पर पटना में जाएं तो इसको देखें क्या क्या है। नगरी अस्मिन, फिर से देख लीजिए, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल घर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य के समय का अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय है। यहाँ जाकर के दर्शन कैसे देखने लायक है। प्राचीन पटना नगरे, पुराने पटना नगर में, जो प्राचीन पटना नगर है उसमें सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थलम, पूजनीय स्थल है। कौन सा? दशम गुरु गोविंद सिंह से, सिखों के जो 10वें गुरु हैं गोविंद सिंह का जन्म स्थानम, जन्म स्थान गुरुद्वारेति। यहाँ 2 शब्द हैं, गुरु, 3 शब्द हैं, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जोड़ इति, माने गुरुद्वारा ऐसा नाम न नाम से प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म लिए और इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, जिन्हें सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसका प्रवर्तन किया। बाद में इनके बाद गुरु गोविंद सिंह ने इसके बाद जो गुरु परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया था और इन्होंने क्या किया था कि जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उन्हीं को गुरु मान लिया था कि अब से गुरु जो होंगे अगला वो गुरु ग्रंथ साहब ही होंगे। तो ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से, पुराने पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल जो 10वें जो गुरु हैं गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। जो पटना साहब है वहाँ पर बगल में पटना सिटी में हर मंदिर है जिसको कहा जाता है गुरुद्वारा। बड़ा ही खूबसूरत और भव्य जगह, पवित्र जगह। तत्र देशस्य अस्य, तत्र वहाँ, देशस्य अस्य, यहाँ 2 शब्द है, देशस्य और अस्य। इस देश का, इस देश के तीर्थयात्री, तीर्थयात्री दर्शनार्थम, दर्शनार्थम आयांति, दर्शनार्थम दर्शन के लिए आते हैं। आप ध्यान रखें जहाँ पर भी अर्थ शब्द रहेगा लास्ट में जुटा हुआ किसी शब्द का, उसका मतलब होता है के लिए या वास्ते। जैसे विद्यार्थम माने विद्या के लिए, धनार्थम धन के लिए, वित्तार्थम वित्त के लिए, पैसे के लिए, शास्त्रार्थम शास्त्र के लिए, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए। तो जहाँ पर अर्थ शब्द लगाए थे उसका मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पर से देखिए, तत्र वहाँ, देशस्य से, इस देश के तीर्थयात्रीण, तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। जो गुरुद्वारा है जिसको पटना सिटी का हर मंदिर भी बोलते हैं, वहाँ पर प्रत्येक साल प्रकाश पर्व होता है सिखों का।
वहाँ पर देश से जितने भी सिख लोग हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, और ऐसे भी समय समय पर भी आते रहते हैं पूरे वर्ष। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, अभी बोले थे कि आत जहाँ रहेगा वहाँ पर हम लोग उसका अर्थ करेंगे से। जहाँ भी आत होगा उसका मतलब होगा से। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, प्राचीन काल से अद्यावधि माने आज तक, अद्य और अवधि का मतलब होता आज तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, अनेक क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है पाटलिपुत्र। सर्वम च और सभी, सर्वम सभी, च और संकलित रूपेण, संकलित रूप में एक जगह सम्मिलित करके, एक जगह संग्रह करके, जमा करके, कहाँ? संग्रहालय, संग्रहालय में दर्शनीयम इति, माने दर्शन करने योग्य है। ये सारा कुछ जो वैभव है प्राचीन काल से लेकर के आज तक विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न क्षेत्रों में, वह संग्रहालय में देखने लायक है। पटना का जो संग्रहालय है वहाँ पर जाकर के आप कभी देखें या देखे होंगे तो बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आपको। इस तरह से पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है और सभी संकलित रूप में संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र पर, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर पर या में होगा। पर्यटन के मानचित्र, पर्यटन समझते हो लोग घूमने फिरने के लिए अलग अलग जाता है, और देखिए आजकल जो पर्यटन है वो एक बहुत अच्छा उद्योग के रूप में उभर करके आया है। बहुत सारा देश पर्यटन की सुविधा को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ बहुत सारे उसमें पूंजी निवेश करते हैं। तो पटना भी पर्यटन के लिए, पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार जगह है। पर्यटन मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र पर नगरम इदम, यह नगर, नगरम और इसमें जुटा हुआ है इदम, यह नगर, इदम यह नगरम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है। पर्यटन के मानचित्र पर भी यह जो नगर है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इसका आप लोग शब्दार्थ समझे होंगे बेहतर तरीका से। यहाँ पर प्रश्न कुछ और आता है कि पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, तो हम लोग कहेंगे पटना में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकाली का अवशेष है और महावीर मंदिर और गुरुद्वारा इत्यादि जो है पटना में बड़ा ही दर्शनीय स्थान है। फिर प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो हम लोग कहेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र है। सही समझे? पाटलिपुत्र जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, उस गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे कि गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है वो। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं गुरुद्वारा के दर्शन करने के लिए, उनके जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए? तो कहेंगे देश, पूरे देश भर से लोग वहाँ पर, यात्री लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग बेहतर तरीका से इसको समझे होंगे। और इसके बाद हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करने के पहले इसको, इस पाठ को जो अभी मैंने बताया उसको बेहतर तरीका से आप एक बार दो बार देख लें, और उसके बाद प्रश्न को जो पहले मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा और उसके बाद मैं सब्जेक्टिव करूंगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न करूंगा, और उन प्रश्नों को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे वीडियो को पॉज करके, और देखेंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग 100% प्रश्नों का उत्तर एकदम सही सही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख
काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर ने कौन सा प्रमुख काव्य ग्रंथ लिखा है? आप पढ़े होंगे, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कूटनीमत, कौन सा है? आप लोग इसका उत्तर देंगे, उसके बाद मिलाएंगे कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा काव्य मीमांसा। आप लोग सही उत्तर लगाए होंगे। दूसरा प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, मंगला देवी, पटन देवी, कालिका देवी। ये भी आप लोग सही उत्तर लगाए होंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पटन देवी। देखिए यहाँ पर पटन है, यहाँ पर पटना है, इससे दोनों को आपस में तुलना करके आप इसको याद रख सकते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी का नाम है पटन देवी। तीसरा प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? सेतु का मतलब होता है पुल, पहले आप जान चुके हैं। तो इसका भी उत्तर आप लगा लिए होंगे। राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। एकदम सही आंसर मारे आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गांधी सेतु। चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल नाम ही है, तो पाटल के आधार पर कौन सा नाम होगा? आप सोच सकते हैं, इसे बताया भी जा चुका है। पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। कौन सा? पाटलिपुत्र। सही उत्तर है आपका पाटलिपुत्र ही होगा। क्योंकि पटना के आसपास पाटल पुष्पों की काफ़ी खेती होती थी, बहुत सारा उत्पादन होता था। आप पाठ्यक्रम को पढ़ाने के क्रम में पढ़े होंगे, तो इसीलिए उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। पांचवा प्रश्न है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण शास्त्र के रचनाकार जो सबसे प्रसिद्ध है व्याकरण, वो पढ़े होंगे, पाणिनि का व्याकरण शास्त्र 8 अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी से सारे संस्कृत के नियम जो व्याकरण शास्त्र है उसी से लिए गए हैं। और सबसे प्रसिद्ध व्याकरण इन्हीं का है, पाणिनि का, अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पिंगल, पाणिनि, भास, इसका उत्तर आप लोग मार दिए होंगे पाणिनि। पाणिनि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। और ये बहुत बार कंपटीशन और आपकी परीक्षा में भी आया है कि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इसका सही उत्तर होगा अष्टाध्यायी। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? आप लोग पहले से ही लगा चुके होंगे इसका आंसर सही उत्तर। तो इसका उत्तर है भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तो आपने लगाया होगा पटना। सही उत्तर है आपका। फिर अगला प्रश्न है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक पुरंदर स्थानम। आप लोग पढ़े होंगे, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, स्थानम लोक। तो इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? गया, वैशाली, भागलपुर। सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र, जो कि आप लगा चुके होंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरु नानक। ये गुरु नानक जो थे पहले गुरु थे और सिख संप्रदाय के प्रवर्तक यही थे, गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी। एकदम सही उत्तर लगाए बच्चे लोग।
ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म स्थान था पटना सिटी, आज पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर गुरुद्वारा है, उसको हम पटना सिटी का हर मंदिर भी बोलते हैं, जो सिखों का पूरे देश का बड़ा ही पवित्र स्थल माना जाता है, और पूरे देश भर से सालों भर तीर्थयात्री लोग आते रहते हैं। जब इसका प्रकाश पर्व होता है तो बहुत ही काफ़ी वहाँ पर चहल पहल और बड़ा देखने लायक दृश्य होता है, सारे शहर को सजाया जाता है इस अवसर पर। 9वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था या जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा, जो कि पहले से आप चुन लिए होंगे, पाटलिपुत्रम। कहाँ? पाटलिपुत्रम आपका सही जवाब है। अब हम आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न को। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका होगा उत्तर मुगल काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के काल में। तो आप लोग इसका सही उत्तर लगाए होंगे। कौन सा उत्तर सही होगा? मध्य काल में। आप लोग ने सही उत्तर लगाया है। अब हम लोग आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? आप लोग सब दर्शन भी किए होंगे गुलजार बाग में। तो पटना देवी की जो पालिका देवी है, उस देवी का क्या नाम है? शीतला देवी, मंगला देवी, पटन देवी, कालिका देवी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बताइए आप लोग। पटन देवी, ये जो पटन देवी है वो इसका सही उत्तर होगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा? तो आप लोग सही उत्तर मारे होंगे। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भगवान बुद्ध। आप लोग पहले ही उत्तर लगा चुके होंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, गोलघर कहाँ है? गोलघर दरभंगा में है, पटना में है, भागलपुर में है, गया में है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पटना में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सही उत्तर लगा रहे हैं। वहनी का अर्थ क्या होता है? वहनी का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए। पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। आग होता है, पानी होता है, हवा होता है, आकाश होता है। क्या होता है? आग। सही उत्तर, आपने सही जवाब दिया है। इसका सही उत्तर होगा आग। 15वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। कौन सा? तो हम लोग सही उत्तर लगाएंगे सिख धर्म के। और सिख धर्म के पहले ही बताया जा चुका है कि गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि गुरु की जो प्रथा थी उसको समाप्त करके गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने के लिए अपने शिष्यों को कहा था। 16वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र अर्थात पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोग लगा दिए होंगे उत्तर। गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा। एक बात और देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा कि गंगा हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और गंगा ऐसे भी लिखते हैं। संस्कृत में ए लिखा जाता है। जब यहाँ पर अनुस्वार होता है तो यहाँ पर जो बाद में जो वर्ण होते हैं उसका पंचमाक्षर आ जाता है बीच में। ग है, कवर्ग का है, तो इसका पंचमाक्षर जो होता है क, ख, ग, घ, अंग, इसलिए अंगा आ जाता है यहाँ पर। तब गंगा ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में। इस बात को आप ध्यान करेंगे। उसी तरह से ये हिंदी में ये प्रचलित है और सही है, हिंदी इसको स्वीकार कर चुका है। चंचल आप लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में चंचल लिखा जाएगा वो इसके पंचमाक्षर के साथ लिखा जाएगा। च लिखा जाएगा, च का जो पंचमाक्षर होता है वो इया होता है, तो यहाँ पर इया आ जाएगा और फिर च होगा चंचल। ऐसे हम लोग लिखेंगे।
तो इस तरह के शब्द आपको संस्कृत में बार बार मिलते रहेंगे, तो इसे घबराना नहीं है कि ऐसे क्यों है, हम तो ऐसे लिख रहे थे। ये हिंदी में प्रचलित है, हिंदी में दोनों ही लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्कृत में आप हमेशा इसकी का प्रयोग करें, इन शब्दों का जिसमें पंचमाक्षर आ रहा है, चंचल का और एक गंगा का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे आपका संकेत है, संकेत ऐसे भी लिखते हैं हम लोग हिंदी में, लेकिन संस्कृत में जब लिखेंगे संकेत तो इसको हम लोग इसका का पंचमाक्षर देंगे, वो क्या होगा, अंगा होगा। समझ रहे हैं आप लोग, स होगा, अंगा होगा, वहाँ पर के होगा और ता होगा, इस तरह से लिखेंगे। संकेत मिलती, संकेत मिलता है, ऐसे। पटना का अगला प्रश्न की तरफ हम आ रहे हैं, 17वां। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का बहुत सारे पुराने नाम हैं, पुष्पुर है, कुसुमपुर है, अजीमाबाद है, पटलिपुत्र है, इस तरह के नाम प्रचलित है। तो पटना का जो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ें उसमें पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पुर, पटना साहिब, पटना या पर्वतपुर। तो आप लोग सही उत्तर लगाए होंगे, चूँकि इसके आसपास पुष्पों की बहुलता थी, काफ़ी पुष्पों का उत्पादन होता था, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? पुष्पुर। आप लोग वहाँ से बोलेंगे कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। अब हम 18वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल था, वो पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 700 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही बात बोले, इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1000 वर्ष। और इस पटना जो है, इसका जो इतिहास है लगभग कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। और लगभग 1000 वर्षों में जो मध्यकाल के समय आया था, उसमें लगभग 1000 वर्षों तक, मध्यकाल के पहले 1000 वर्षों तक पटना बड़ा ही बुरी स्थिति में पहुंच गया था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 19वां प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अथवा अंग्रेजों के समय? तो इसका सही उत्तर आप चुन चुके होंगे, चुन लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आए थे, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो इंडिका है, और इंडिका में बहुत ही बेहतर वर्णन किया है भारतीय समाज का, यहाँ की राजनीति, धर्म वगैरह जो भी है यहाँ की व्यवस्था, उसके बारे में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में। अब 20वां प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? वर्तमान समय में, पहले गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, वर्तमान समय में किस समय, किस अवसर पर कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य दिखाई देता है? छठ के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर, अथवा गणेश पूजा के अवसर पर? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, उसके तरह जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वो शरद ऋतु में, वो है दुर्गा पूजा। इसका सही उत्तर आपने भी लगाया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखेंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही से उत्तर दिया है, इन सारे प्रश्नों का, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? वर्णन है कि यहाँ पर पाणिनि, पिंगल, ब्याडी,
पतंजलि, ये सारे लोग आए और परीक्षित हुए, इनका शास्त्रार्थ हुआ और उसमें वो जीते और ख्याति प्राप्त किए, प्रसिद्धि प्राप्त की। तो इसका उत्तर है पाणिनि, वरुरुचि, पतंजलि, भास। तो सही उत्तर क्या है? योग सूत्र के रचनाकार जो हैं वो पतंजलि है। ऐसे अभी पतंजलि विद्यापीठ भी चल रहा है बाबा रामदेव के देख रेख में, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? अभी तुरंत मैंने इस प्रश्न के संदर्भ में बता रहा था कि किस वंश के समय में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था। इसका उत्तर भी आप लगा चुके होंगे। किस राजवंश? गुप्त वंश, पुरु वंश, अशोक। तो इसका उत्तर होगा कौन सा? गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, सरस्वती, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? कहीं शिक्षा का केंद्र, विद्वानों की कर्म और जन्म स्थली कौन सा स्थान रहा है? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र के बारे में, तो हम लोग पाटलिपुत्र को ही सही टिक लगाएंगे। ऐसे नालंदा भी रहा है, भागलपुर में भी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं बड़ा ही, तीनों जो ऑप्शन है बड़ा ही क्रिटिकल है, लेकिन जो हम लोग पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर ही उत्तर देंगे। पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है, विशाख दत्त के द्वारा लिखित है। पाठ्यक्रम का अर्थ बताने के समय मैं आपको बता चुका हूँ। तो मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का, नंद वंश के स्थान पर जो सत्ता हस्तगत किया था उसका वर्णन है। तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। कौन सा शहर? पाटलिपुत्र। आपने सही उत्तर लगाया है, पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था बड़ा ही उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बताइए आप लोग। सही उत्तर कौन सा? सही उत्तर लगाएं आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? अभी भी राजधानी है, पहले भी राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो हम लोग बिहार वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी थी। किस काल का शासन उत्कृष्ट माना जाता है? किस काल का शासन बेहतर माना जाता है? उसको कहा जाता है, भारतीय इतिहास में उसका जो शासन है उसको कहा जाता है स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन ईरा। तो किसका? अशोक का, मध्यकाल का, गुप्त काल का, वर्तमान काल का। तो कौन सा काल का? सही उत्तर है आपका गुप्त काल का। 28 नंबर प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे? तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? काव्य मीमांसा, कुटनीमत, गीता, रामायण। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? कुटनीमत। और काव्य मीमांसा की किसने रचना की थी? राजशेखर ने की थी। आप लोग इस पुस्तक में पढ़े होंगे। और आपको ये भी पता कि गीता की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और गीता का उपदेश दिया था कृष्ण ने
अर्जुन को जब दिग्भ्रमित हो गए थे, जब उनको माया मोह उनको ग्रस लिया था, उन पर प्रभावी हो गया था, उस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को जीवन का, आत्मा परमात्मा का सही संदेश दिया था और वे कर्म पथ पर आगे बढ़ गए थे। और उसी में कहा था उन्होंने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म तुम्हारे हाथ में है लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म बेहतर करोगे तुमको फल जरूर मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा कूटनीमत। दामोदर गुप्त ने कूटनीमत की रचना की थी। आपने सही उत्तर लगाया है। अगला 29वां प्रश्न है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तिलक जो होता है श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ललाट है उस पे लगाया जाता है, शिखर पे लगाया जाता है हमारा। तो पृथ्वी तल का तिलक किसे कहा गया है? महितल तिलकम। आप लोग पढ़े होंगे, वैशाली, दिल्ली, पाटलिपुत्र और गया। आप लोग टिक लगा भी लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? पाटलिपुत्र। 30वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? भगवान बुद्ध बहुत बार पटना है, और एक दिन कहा था कि कहा था अपने समय में भगवान बुद्ध ने, यह जो नगर है एक दिन महानगर होगा, लेकिन यहाँ आग, बाढ़ और कलह का, लड़ाई झगड़े का जो डर है हमेशा व्याप्त होगा। भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम, पुष्पपुर। तो क्या नाम था? पाटलीग्राम नाम था। जब भगवान बुद्ध थे उस समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्योंकि यहाँ पर पाटल पुष्पों का बहुत उत्पादन होता, बहुत सारे इसके पेड़ पौधे थे। पटन देवी, अगला प्रश्न है, कहाँ अवस्थित है? आप लोग नाम से भी स्पष्ट होंगे, ज्ञात भी होगा आपको। पटन देवी वैशाली में स्थित है। राजगृह, नालंदा, पाटलिपुत्र। कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र। आपका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे कि 1000 वर्षों तक जो पाटलिपुत्र है बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जर्जर अवस्था हो चुकी थी उसकी। फिर उसका उद्धार हुआ मुगल काल में। तो किसका उद्धार हुआ? भोजपुर का, पाटलिपुत्र का, गया का कि वैशाली का? तो इसका सही उत्तर आप लोग लगाए होंगे। कौन सा उत्तर? पाटलिपुत्र। सही उत्तर है आपका पाटलिपुत्र, आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन था? बताइए। तीसरा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वह यूनानी राजदूत था। सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? इधर ही प्रश्न आपका हम लोग देख चुके हैं कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, उसे मैंने बताया था आपको। तो आपको याद होगा और पहले से ही पता होगा आप लोग, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। सही उत्तर कौन सा है? चौथा, डी उसका सही उत्तर है। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, शरद ऋतु में। अब हम लोग पढ़ते हैं 35वां प्रश्न की तरफ। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बुद्ध, मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अशोक। आपने सही उत्तर बताया है अशोक। अशोक के समय में पाटलिपुत्रम अत्यधिकम समृद्ध हो जाता है। पाटलिपुत्र का बहुत ही ज़्यादा समृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक का एक और उपनाम है प्रियदर्शन।
अगर प्रश्न आ जाए कि प्रियदर्शन किसका उपनाम है तो आप लोग कहेंगे अशोक का। अगला प्रश्न, अस्ति महितल तिलकम परिभूत पुरंदर स्थानम, मैंने पृथ्वी तल का तिलक है और यह जो स्थान है वह इंद्रलोक के जैसा है पाटलिपुत्र का। किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम बताना है, मंगलम, नीति श्लोका, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा। तो आप लगा दिए होंगे उत्तर सही। कौन सा उत्तर सही होगा? एकदम सही उत्तर है आपका, पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया। 37वां प्रश्न है और मेरा वस्तुनिष्ठ का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? पहले भी एक प्रश्न बताया जा चुका है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र। कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। आशा करता हूँ कि आपने सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया होगा। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न जो लघुत्तरीय होंगे इस पाठ का, मेरे जो लिखे गए और बताए गए लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसी से आएंगे। चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे जो ये पाठ है उन पाठों के अगर अर्थ को देखेंगे और देखे होंगे तो इनके उत्तर बहुत ही सरल तरीक़ा से आप समझेंगे और सारे प्रश्नों को आप तुरंत ही याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगे सारे प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो राजशेखर ने अपने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। वो उसमें कहते हैं कि अपने कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा में राजशेखर ने पाटलिपुत्र को विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला कहा है और यह अनेक महापुरुषों का जन्म स्थल एवं कर्म स्थल रहा है। यहाँ बहुत सारे महापुरुष पैदा लिए हैं और अपने कर्म को किए हैं। वे विद्वानों को सादर स्मरण करते हुए कहते हैं कि यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बररुचि एवं पतंजलि जैसे विद्वान परीक्षित होकर ख्याति प्राप्त की है। कहने का मतलब ये सारे जो विद्वान हैं, ब्याडी है, पतंजलि है, बररुचि है, पाणिनि है, इन लोगों के बीच में, विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता था, प्रश्नोत्तर होता था। जो जीतता था वो काफ़ी उन्हें प्रसिद्धि मिलती थी। आशा समझ गए होंगे इस प्रश्न के उत्तर को। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें। पाटलिपुत्र का जो वैभव है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है, उसको 4 से 5 वाक्यों में उसको वर्णन करना है। देखिए यहाँ पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में यह उल्लेख किया गया है कि बिहार की राजधानी नगर पटना प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्र कौन कौन है? धार्मिक, राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षिक इत्यादि में महत्वपूर्ण रहा है। अनेक विदेशी यात्री लोग जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि यहाँ आकर इसका गौरव गान किया है। यहाँ के बारे में वर्णन किया कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ का जो वैभव है बहुत ही शानदार है। भगवान बुद्ध भी यहाँ अनेक बार आ चुके हैं। कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनीमत में इसे सरस्वती कुल का गृह एवं इंद्रलोक के समान बतलाया है। कहा कि सरस्वती कुल का घर है और स्वर्ग के समान है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यही हुआ था और जिनके जन्म जो स्थल है उसको आज गुरुद्वारा वहाँ पर के नाम से प्रसिद्ध है, यह पटना साहिब में स्थित है। कभी आप पटना जाएं तो उसका दर्शन करें, आप देखें
तीसरा प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। विभिन्न जो संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें पटना के बहुत सारे नाम हैं। उसमें से मुख्य रूप से जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें बतलाया गया है कि इसका पुष्पुर अथवा कुसुमपुर नाम रहा होगा, क्योंकि इसके आसपास फूलों की बहुत बहुलता होती थी। इन नामों से यही पता चलता है। तो प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना का नाम पुष्पुर अथवा कुसुमपुर के रूप में उल्लेख किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के आसपास फूलों का खूब उत्पादन होता था। इससे यही पता चलता है कि इस नगर के आसपास फूलों का बहुत उत्पादन होता था। इसी के कारण पुष्पुर अथवा कुसुमपुर नाम पड़ा है। आप लोग को पता होगा पुष्प और कुसुम का मतलब होता है फूल। चौथा प्रश्न है, पाटलिपुत्र का पुष्पुर अथवा कुसुमपुर का नाम कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? इस नाम का उल्लेख जो मिलता है कहाँ पर मिलता है? तो इस नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? पाटलिपुत्र का पुष्पुर अथवा कुसुमपुर नाम का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं और पुराण हैं उसमें पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर अथवा कुसुमपुर मिलता है। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र बहुत ही विचित्र एवं अन्यतम नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यह धार्मिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे इंद्रलोक के समान बताया गया है। इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। इसका जो इतिहास है बड़ा ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है। समझ गए होंगे इसका उत्तर। आप पांचवा प्रश्न देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? आप लोग पढ़ें, अति समृद्धो बभूव, बहुत ही समृद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? बड़ा ही सुदृढ़, बड़ा ही समृद्ध, बहुत ही बेहतर व्यवस्था थी रक्षा व्यवस्था। इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इसका उल्लेख यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो है ना, अपने संस्मरण ग्रंथ जिसका नाम है इंडिका, उसमें किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी बहुत ही सुदृढ़ थी, बड़ा ही मजबूत थी व्यवस्था। सातवां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें अथवा पाटलिपुत्र की विशेषता का वर्णन करें। पाटलिपुत्र की क्या विशेषता रही है, क्या इसका वैभव है, इस पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर है, प्राचीन काल से ही पटना समृद्धशाली एवं वैभवशाली रहा है। प्राचीन काल से ही पटना समृद्धशाली और वैभवशाली रहा है। इसका वर्णन प्राचीन जो मनीषी लोग हैं हमारे, उसने ही नहीं, सिर्फ वो उन्होंने ही नहीं किया है, बल्कि विदेशी यात्री जो लोग हैं, मेगास्थनीज हुए, फाहियान हुए, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि ने भी किया। इसके वैभव का वर्णन, इसके गौरव का वर्णन हमारे मनीषियों ही नहीं बल्कि जो विदेशी लोग हैं उन सारे लोगों ने ही किया है। एक कवि हुए दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त ने इसका उल्लेख इंद्रलोक एवं सरस्वती कुल गृह के रूप में किया है। इसका वर्णन किया है कि यहाँ सरस्वती का घर रहा है, विद्वानों का केंद्र रहा है और इंद्रलोक के जैसा है, स्वर्ग के जैसा है। यहाँ कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं है, सारे व्यक्तियों का जो जीवन है बड़ा ही सुखमय और समृद्ध है। भगवान बुद्ध भी यहाँ अनेक बार आए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों जैसे धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इत्यादि में पटना का विशेष महत्व रहा है। इन सारे क्षेत्रों में पटना का काफ़ी महत्व रहा है। यहाँ अनेक तीर्थ स्थान एवं दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे तीर्थ स्थान एवं दर्शनीय स्थल है। गोलघर है, अजायब घर है, जैविक उद्यान है,
तारामंडल है, गुरुद्वारा है, महावीर मंदिर है। यह पटना के पावन तट पर स्थित विचित्र एवं अन्यतम नगर है। ये सारी विशेषताएं हैं पाटलिपुत्र की, और पाटलिपुत्र के एक वैभवशाली गौरवशाली स्थिति है। अगला प्रश्न है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थानों का वर्णन करें। अभी मैंने आपसे जिक्र किया, उन सारे स्थानों का नाम ही ले लेना है। पतित पावनी गंगा के पावन तट पर स्थित बिहार की राजधानी पटना के अनेक दर्शनीय स्थल हैं, और ये दर्शनीय स्थल कौन कौन है? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान, गांधी सेतु है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर है इत्यादि। ये सारे दर्शनीय महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसके अतिरिक्त सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा भी दर्शनीय स्थानों में विशिष्ट स्थान रखता है, जहाँ पर पटना सिटी में बना हुआ है हर मंदिर गुरु गोविंद सिंह का, जहाँ इस देश के तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों से जो उस संप्रदाय के हैं और अन्य लोग भी दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि यह जो गांव है एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पर कलह, आग और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहेगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो पाटली ग्राम था वो एक दिन महानगर के रूप में आज परिवर्तित है। पाटलिपुत्र, प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो इसका उत्तर है, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम भविष्य में महानगर होगा, परंतु यह सदा कलह मतलब झगड़ा, अग्निदाह आग लगना और जलपुर मतलब बाढ़ की समस्या से ग्रसित एवं भयाक्रांत होगा। बाढ़ की समस्या से ग्रसित होगा और लोग इससे भयभीत रहेंगे। 10वां प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो पटना आने वाले विदेशी यात्रियों में यूनान के मेगास्थनीज हैं, चीन के फाहियान और हुएनसांग है, और इत्सिंग। ये सारे नाम उल्लेखनीय हैं, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग और मेगास्थनीज। 11वां प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए पटना क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ था, और वह जो जन्म स्थान है आज पटना साहिब कहलाता है। वहाँ पर गुरुद्वारा है और पटना सिटी में ही हर मंदिर बनाया गया है सिखों का, जहाँ पर देश और विदेश से लोग आते हैं, तीर्थयात्री लोग वहाँ दर्शन के लिए। तो देखें, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ था। जो जन्म है वो पटना में ही हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म, इनका जन्म स्थल गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो जन्म स्थल है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। इस पवित्र स्थल के दर्शन हेतु देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री लोग हमेशा आते रहते हैं। इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो मेरा ये लघुत्तरीय प्रश्न का जो दौर है वो ख़त्म हुआ। आशा है कि आप बेहतर तरीक़ा से इसको समझे होंगे और इस सारे प्रश्नों का और बेहतर तरीक़ा से याद कर लेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और एक बात और, आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और अपने अन्य दोस्तों को भी इसको बतलाने का प्रयास कीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो जाए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि कम से कम आप 95+ मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लेकर के आएँ। और इसी तरह से मैं अपने अगले वीडियो को भी डालते रहूँगा, व्याकरण खंड को भी, रचना खंड को भी, जो आपको पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, गद्यांश है, सारे प्रश्नों को लेकर के आऊँगा
और बहुत ही बेहतर तरीका से आपको बताऊंगा। देखते रहें, आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।